नवी मुंबई, जिसे हम सपनों का शहर कहते हैं, वो हाल ही में कुछ बहुत ही भयानक क्राइम्स की वजह से हिल गया है। आज की इस चर्चा में हम उन्हीं घटनाओं की तह तक जाएंगे। वो घटनाएं जिन्होंने पूरे कम्युनिटी में, आप कह सकते हैं, एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर नवी मुंबई में वायलेंस का कोई नया खतरनाक पैटर्न उभर रहा है। सोचिए, बहुत कम समय के अंदर एक ही इलाके में दो बेहद क्रूर हत्याएं। ये सवाल आज हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। तो चलिए, सबसे पहले इन दो मामलों की गहराइयों में उतरते हैं जो इस पूरे संकट की जड़ हैं। देखिए, इन दोनों मामलों के जो फैक्ट्स हैं ना, वो सच में दिल दहला देने वाले हैं। एक तरफ 22 साल की यशस्वी शिंदे, जिनकी बॉडी मिलती है और उस पे चाकू के कई घाव हैं, और दूसरी तरफ एक और 21 साल की लड़की, जिसकी रायगढ़ के एक लॉज में दरांती से, मतलब सोचिए, दरांती से बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इन दोनों घटनाओं में जो क्रूरता है और जो समानताएं दिख रही हैं, वो वाकई बहुत चिंताजनक है। अब जाहिर है, इन भयानक अपराधों के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तो चलिए देखते हैं कि पुलिस ने आखिर इस पूरी पहेली को सुलझाया कैसे। यशस्वी शिंदे के केस में जो आरोपी था, दाऊद शेख, उसे पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने पता है क्या किया? 8 अलग अलग टीमें बनाई। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, और इन्हीं सुरागों के सहारे पुलिस पहुंची कर्नाटक। वहां शाहपुर की पहाड़ियों में एक लंबा चौड़ा पीछा चला, जिसके बाद जाकर वो पकड़ा गया। अच्छा, अब रायगढ़ लॉज वाले मामले की बात करें तो वहां भी इन्वेस्टिगेशन उतना ही सिस्टमैटिक था। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस और अपने मुखबिरों के नेटवर्क पर पूरा भरोसा किया और उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी किया। उन्हें ठाणे में आरोपी की हलचल के बारे में कुछ पक्की जानकारी मिली। इसके बाद लॉज और डॉर्मेट्रीज की बहुत बड़े पैमाने पर तलाशी हुई, और आखिर में पुलिस ने अनीस मोहम्मद खान मालदार को एक डॉर्मेट्री से गिरफ्तार कर लिया, जहां वो छिपा बैठा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये और भी ज्यादा परेशान करने वाली तब हो जाती है जब इन हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार हुए दोनों लोगों का, आप कह सकते हैं, चौंकाने वाला क्रिमिनल पास्ट सामने आता है। ये जानकर हैरानी होती है कि ये दोनों ही सस्पेक्ट कानून के लिए कोई नए नहीं थे। दाऊद शेख के खिलाफ तो खुद विक्टिम यशस्वी शिंदे ने 2019 में छेड़छाड़ की शिकायत की थी और वो जमानत पर बाहर था। दूसरी तरफ अनीस मालदार पर तो 2021 में अपनी ही बेटी के अपहरण और हत्या का आरोप लगा था, लेकिन वो सबूतों की कमी की वजह से बरी हो गया। अब ये जो पैटर्न दिख रहा है ना, ये हमारे लीगल सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। जैसे ही इन गिरफ्तारियों की खबर फैली, लोगों का गुस्सा जैसे फूट पड़ा। सड़कों पर प्रोटेस्ट होने लगे और जस्टिस की मांग वो और भी तेज हो गई। चलिए अब देखते हैं कि इन मामलों का समाज पर क्या असर हुआ। तो हुआ ये कि उरण पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, जो सिर्फ न्याय की मांग कर रही थी। लोगों ने काली पट्टियां बांधी हुई थीं, हाथों में तख्तियां थीं, और उनकी मांगें बिल्कुल साफ थीं। फास्ट ट्रैक ट्रायल हो। इतना ही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम को नियुक्त करने की भी मांग कर डाली। ये सब कुछ लोगों के गहरे दुख और गुस्से को दिखा रहा था। उधर सोशल मीडिया पर इस मामले ने एक बिल्कुल अलग ही मोड़ ले लिया। लव जिहाद के दावे तेजी से फैलने लगे। चेहरे को बिगाड़ने जैसी भयानक बातें भी कही गईं। हालांकि पुलिस ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कहने का कोई आधार ही नहीं है। पुलिस के मुताबिक मौत की वजह चाकू से हुए हमले थे, और चेहरे पर जो चोटें थीं वो शायद मौत के बाद जंगली जानवरों की वजह से आई हों। इन्हीं मामलों में एक और लीगल डेवलपमेंट तब हुआ जब पुलिस ने दोनों ही केस में शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट यानी SC/ST एक्ट के तहत भी चार्जेस जोड़ दिए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जो इन क्राइम्स की गंभीरता को और भी ज्यादा हाईलाइट करता है। नवी मुंबई के ये जो मामले हैं, ये हमें एक और बहुत ही हिस्टोरिक केस की याद दिलाते हैं। एक ऐसा केस जो ये दिखाता है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पक्का इरादा न्याय दिला सकता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और वो मामला था असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अश्विनी बिद्रे का। देखिए, ये केस अपने आप में एक लैंडमार्क है। क्यों? क्योंकि इसमें बिना बॉडी मिले ही हत्या के लिए सजा सुनाई गई, और यह सब मुमकिन हो पाया सर्कमस्टेंशियल और डिजिटल एविडेंस के आधार पर। ये केस हमें यह भी दिखाता है कि न्याय का रास्ता कितना लंबा और मुश्किल भरा हो सकता है। अश्विनी बिद्रे 2016 में लापता हुईं और करीब 2 साल बाद हत्या के चार्जेस लगाए गए।
कई साल तक कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार 2025 में जाकर मेन अक्यूज्ड और 2 और लोगों को दोषी ठहराया गया। तो फिर सवाल वही उठता है कि आखिर बिना बॉडी के सजा हुई कैसे? प्रोसिक्यूशन ने एक बहुत ही मजबूत केस तैयार किया और इसका आधार था डिजिटल एविडेंस, जैसे कि विक्टिम और आरोपी के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स यानी CDR, फिर विक्टिम की मौत के बाद उनके फोन से भेजे गए टेक्स्ट मैसेजेस का फोरेंसिक एनालिसिस, और तो और गवाहों के बयान जिन्होंने आरोपी को सबूत मिटाते हुए देखा था। इन सारे सबूतों ने मिलकर ये साबित कर दिया कि डिफेंस की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। ये सब मुमकिन हुआ एक लीगल प्रिंसिपल की वजह से, जिसे कॉर्पस डेलिक्टी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास बहुत मजबूत फैक्ट्स और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, तो किसी क्राइम को साबित करने के लिए बॉडी का मिलना जरूरी नहीं है। और ये मॉडर्न जस्टिस सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और यहीं पर हम आज की चर्चा के सबसे अहम सवाल पर आते हैं। आज के इस डिजिटल ज़माने में जहां सबूत फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल हैं, स्क्रीन पर हैं और बॉडी जैसे फिजिकल एविडेंस गायब किए जा सकते हैं, तो क्या ऐसे में न्याय का मिलना तय है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के भविष्य को तय करेगा और इस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।